तो अपन क्या बात कर रहे थे, ओपीसी की बातें कर रहे थे। एक बंदा एक बार में एक से ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकता। क्या बोला मैंने? अ पर्सन कैन बी अ मेंबर इन ओनली वन ओपीसी एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, यानी कि रिचा ऐसे नहीं कर सकती, ओपीसी नंबर 1 भी खोल ली, ओपीसी नंबर 2 भी खोल ली, दो दो 1 पर्सन कंपनी खोल के बैठ गई ना। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि रिचा ने एक बार में एक ओपीसी में मेंबर बन गई, सोल मेंबर, और दूसरी नॉर्मल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, किसी भी कंपनी में मेंबर बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो क्या बोल रहे हैं कि सर एक बंदा एक बार में एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकता है, केवल एक अलाउड है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसी तरीके से एक बंदा एक बार में केवल एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, एक से ज्यादा ओपीसीज में नॉमिनी नहीं बन सकता है। सेम लॉजिक इधर भी। एक बंदा एक बार में एक ही ओपीसी में नॉमिनेशन दे सकता है अपना। एंसल फर्नांडिस ने एक कंपनी में दे दिया है तो दूसरी कंपनी में नॉमिनी नहीं बन सकता है वो। सो अ पर्सन कैन बी द सोल मेंबर इन वन ओपीसी ओनली एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, whereas a other person whereas a person can in the same manner be nominee only in one OPC, not in multiple or more than one OPCs। ये लॉजिक समझ में आ गया? ये मतलब बात समझ में आ गई? यस और नो एवरीवन? यस और नो? ठीक है। जज शाह, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, तो जज शाह ने यदि एक ओपीसी में मेंबरशिप ले ली है तो दूसरा ओपीसी नहीं खोल सकता तू। ठीक है, और यदि तूने एक ओपीसी में नॉमिनी बन गया है तो दूसरे ओपीसी में नॉमिनी नहीं बन सकता तू। अब थोड़ा सा मैजिक देखो, इसको कंबाइन कर देते हैं, इसको दोनों चीजों को साथ में पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जश शाह, ऐसा नहीं हो सकता कि जश शाह ने ओपीसी नंबर 1 में तो मेंबर बन गया, यानी इसने खोल ली, और ओपीसी नंबर 2 में जज शाह नॉमिनी बन गया, तो क्या ये दोनों रूल्स में से एक भी ब्रीच किया क्या उसने? ओपीसी नंबर 1 में तो मेंबर बन गया, यानी ही इज अ मेंबर ऑफ अ सिंगल ओपीसी, मेंबर ऑफ अ सिंगल ओपीसी। ठीक है, और दूसरी ओपीसी में वो नॉमिनी बन गया, यानी वो नॉमिनी भी एक ही ओपीसी में बनाए या नहीं और बनाए। ठीक है, उसने क्या इनमें से कोई भी रूल जज शाह ने ब्रीच ब्रीच किया क्या? नहीं सर, वो ओपीसी भी एक, मेंबर भी एक ही ओपीसी में, नॉमिनी भी एक ही ओपीसी में। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उससे न तो ये वाला रूल टूट रहा है, न तो ये वाला रूल टूट रहा है। तो सर ये एक साथ बन सकता है, जज शाह कैन बी अ मेंबर इन वन ओपीसी एंड अ नॉमिनी इन अनदर ओपीसी, क्योंकि वो दोनों में एक एक में, एक में मेंबर एक टाइम में एक का ही है और नॉमिनी एक टाइम में एक का ही है। जज शाह, तेरा डाउट बोल। सर नॉमिनी मतलब अभी आप वो जो अभी करंट ओनर है वो ओपीसी का, उसके बदले आप आ जाओगे अगर वो करंट ओनर का कुछ हो गया। हाँ। तो अभी आप वाइल यू आर अ मेंबर और वो तभी दूसरे बंदे को कुछ हो गया तो आप तो फिर नॉमिनी की तरह वो दूसरे में भी आ जाओगे। आ रहा था मैं तो उसी। फिर ये तो रूल ब्रेक। हाँ हाँ हाँ, बताओ, बता रहा हूँ। ऋचा बांगड़, तुम्हारा डाउट बोलो। सेम डाउट सर। सेम डाउट, ठीक है। क्या यहां तक तुम दोनों को समझ में आ गया कि ये जो मैंने जो इसमें से पहला रूल ये बताया, दूसरा रूल ये बताया, लेकिन तीसरा इनके कॉम्बिनेशन से तीसरी चीज बताई, वो समझ में आ गया ना सबको? एक एक जन को, एक एक जन को आ गया? प्रेशा, एंसल फर्नांडीज, सुहान, दक्ष अग्रवाल। यस सर, सबको आ गया। ठीक है, तो आ जाओ। अब जश क्या बोल रहा है कि सर मान लो मैं ओपीसी नंबर 1 में मैं मेंबर हूं, मेंबर इज जश। यस सर। और ओपीसी नंबर 2 में मेरे फ्रेंड की थी, उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया, जश तू मेरा नॉमिनी बन जाएगा क्या, मेरे को कोई मिल नहीं रहा है। जश ने बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉमिनी बन जाऊंगा।
तो जश इधर नॉमिनी बना है। तो क्या कोई भी रूल टूटा अभी तक? नहीं सर, कंपनीज एक्ट के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहे हैं। एक बंदा एक समय में एक ही ओपीसी में मेंबर हो सकता है, एक बंदा एक समय में एक ही ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है, मल्टीपल में नॉमिनी हो सकता, नॉमिनी नहीं हो सकता। तो सर ये दोनों ही रूल बीच नहीं है, क्योंकि वो एक ही में मेंबर है और एक ही में नॉमिनी है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये ओपीसी नंबर 2 जिसकी थी मिस्टर एक्स, जो जश के फ्रेंड थे, जिन्होंने इसको रिक्वेस्ट किया तो मेरा नॉमिनी बनेगा क्या, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, या फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी खत्म हो गई उनकी। तो क्या प्रॉब्लम आएगी? सर अब नॉमिनी को यहाँ पर मेंबर बन के काम संभालना पड़ेगा। तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? सर इधर भी मेंबर, इधर भी मेंबर, यानी कि वो रूल ब्रीच होने लग जाएगा ना। अ पर्सन कैनॉट बी अ मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी एट द सेम टाइम, यानी वो रूल ब्रीच होने लग जाएगा या नहीं हो जाएगा? सिचुएशन समझ में आई? क्या पूछ रहा है वो? सिचुएशन सबको समझ में आई? सुहान, गोयल, प्रशा, आंसर, श्रुति खरतड़े। यस सर, सिचुएशन समझ में आ गई। तो इसका आंसर ये है, हालांकि तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, बट इसका आंसर ये है, जश को ऐसी सिचुएशन होने से कि 180 दिन के अंदर, यानी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, 6 मंथ्स लिखना मत, लिखना, लिखना तो खैर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे फाउंडेशन में आएगा नहीं। 180 दिन के अंदर जज को डिसाइड करना पड़ेगा वो कौन सी एक ओबीसी से मेंबरशिप छोड़ रहा है। बात समझ में आ गई? 180 डेज के अंदर डिसाइड कर ले, खुद की कंपनी ज्यादा प्यारी है या फिर अपने दोस्त की कंपनी ज्यादा प्यारी है। मतलब वहां पर प्रॉपर अरेंजमेंट करके आ जाए यार, कहने का बात है, या तो उसको वाइंड अप कर दे या उधर किसी और को मेंबर बना दे। कहने का मतलब ये है, मल्टीपल चीजें हैं जिससे तू वापस इस 180 दिन के अंदर वापस लीगली कंप्लायंस कर सकता है। जश आप बोल। सर तो वो 180 दिन तक हम दोनों कंपनी एक को संभाल 80 सकते दिन हैं। तक दो हाथों में दो लड्डू लेके चल सकते हो। ठीक है, कैडबरी शॉट्स, 2 रुपए में 2 लड्डू। चलो आ जाओ, ऋचा जी बोलिए। सर अगर वो जो सेकंड कंपनी है फॉर एग्जांपल उसको छोड़ा, तो हाँ फिर जो उसने किसी और को लाइक मेंबर बना दिया, तो वो फिर से हाँ नॉमिनी बन सकता है वो कंपनी का? हाँ, बन सकता है, पर जनरली वो ऐसी गलती करेगा नहीं, क्योंकि वो एक बार समझ चुका है कि ऐसी गलती करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो बन सकता है डेफिनेटली। वो तो फिर कंप्लायंस, मतलब लॉ तो वापस नहीं टूटेगा ना, लॉ तो वापस नहीं टूटेगा। वो लॉ क्या बोलता है, एक बंदा एक समय में एक ही ओपीसी का मेंबर और एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है एक बार में एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। तो लॉ नहीं तोड़ रहे हो तो सब कुछ करो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी में क्या कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब करी गई है? नहीं करी गई है। तो ओपीसी में भी यही होगा ना, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल, भले प्रेस्क्राइब करें तो कर दें, पर ओपीसी में कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल अभी तक कोई प्रेस्क्राइब नहीं की गई है कि इतने रुपए से खुलनी चाहिए। एक बात, ठीक है। अब थोड़ा सा उस तरफ भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल होएगा, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन्स होते हैं और होंगे, और मुझे भी होते हैं, आपको भी होंगे, कि सर कौन ओपीसी में मेंबर बन सकता है और कौन ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? सेम ही है ना? फॉर बिकमिंग अ मेंबर एंड फॉर बिकमिंग अ नॉमिनी देयर इज सेम। सो व्हाट इज द क्वालिफिकेशन कि आप ओबीसी खोल में मेंबर बनना चाहते हैं, नॉमिनी बनना चाहते हैं? आइए देखते हैं कि सर, ओनली अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, सबसे पहला तो ये। अच्छा, पहले नॉर्मल कंपनी की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी नॉर्मल कंपनी, बी इट अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, बी इट अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 जन होने चाहिए ना, मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए ना? यस सर, तो राम भी आ सकते हैं, श्याम भी आ सकते हैं, और ये प्राइवेट कंपनी खुल सकती है। यस सर। क्या ऐसा सिनेरियो हो सकता है, राम
नाम का नेचुरल पर्सन आ गया, और दूसरा पर्सन जो है वो है XYZ लिमिटेड। क्या ये दो जने, ये दो पर्सन मिलके कंपनी खोल सकते हैं, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी? क्या ये दो जने राम और, देखो अपन ने कंपनी में क्या पढ़ा है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी भी तो पर्सन है, कंपनी भी तो पर्सन है, ठीक है। तो कंपनी के लिए कम से कम दो मेंबर्स चाहिए। सर एक नेचुरल पर्सन हो सकता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन भी तो हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमें तो दो जन चाहिए ना। ये थोड़ी बोला गया है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों नेचुरल पर्सन हो ये भी पॉसिबल है, एक नेचुरल पर्सन एक आर्टिफिशियल पर्सन हो ये भी पॉसिबल है। और तीसरी चीज, सर XYZ लिमिटेड ABC लिमिटेड मिल के PQR लिमिटेड खोल रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। यानी कि दोनों ही, दो कंपनीज मिलके दो आर्टिफिशियल पर्सन मिलके तीसरा आर्टिफिशियल पर्सन खोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मल बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कैसे भी फ्लोट हो सकती है। यस और नो, समझ में आया? ऋचा जी बात गले से नीचे नहीं उतर रही है क्या? समझ में आ गया ना क्यों? पर्सन कैसे होते हैं सर, या तो नेचुरल पर्सन होंगे या आर्टिफिशियल पर्सन होंगे, ठीक है। कंपनी दो पर्सन से मिलके बननी है, कैसे भी हो नेचुरल पर्सन। मैं नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, बात समझ गए? ठीक है। अब आते हैं अपन ओपीसी पे। ओपीसी में होता ही एक ही मेंबर है, ओपीसी में होता ही सिंगल मेंबर है, तो इसके लिए कंपल्शन कर दिया सर ये सिंगल को नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। सो ओनली नेचुरल पर्सन्स कैन ओपन अप एन ओपीसी और कैन बी अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। आर्टिफिशियल पर्सन कैनॉट ओपन अप एन ओपीसी, मतलब एक कंपनी ओपीसी नहीं खोल सकती है। ओपीसी का फायदा किसके लिए रखा गया है? केवल नेचुरल पर्सन के लिए रखा गया है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो ओनली अ नेचुरल पर्सन कैन बी ए सोल मेंबर और नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। सबसे पहला, सर ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन। दूसरा, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन। दूसरी बात क्या हो गई कि सर वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। जश शाह अभी भी खाना चल रहा है तेरा? हम्म। कि सर नहीं 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 सर खाना नहीं चल रहा है, वो बाद में हम लोग गुजराती है ना, तो हम लोग मीठे से एंड करते हैं, तो वो बस लास्ट की मिठाई जा रही है सर। हम्म। हाँ में हाँ तो मिला रहा है, दाल वाल सब में शक्कर मिला के खाता होएगा तो ठेठ गुजराती है, सब पता है। ठीक है चलो आ जाओ। नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, यदि एग्जाम में क्वेश्चन में दे दें कि है ना सिटीजन इंडियन नहीं है वो फॉरेन सिटीजन है, ठीक है, तो फिर वो ओपीसी नहीं खोल सकता, ठीक है। तो ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, ठीक है, चाहे वो इंडिया में रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, इसमें थोड़ा सा बाद में आपको जब अपन क्वेश्चंस करेंगे ना, तब ये पॉइंट बड़ा दुख देगा आपको, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी है ही नहीं। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, रेजिडेंट का क्या मतलब है रे? हु हैज and has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year। यानी कि जो प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें कम से कम 120 दिन, कम से कम, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 120 डेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में
जो कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रुका हुआ हो, स्टेड इन इंडिया। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या थी सर? वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। ठीक है। तो पर्सन जो कि एक नेचुरल पर्सन है, जो कि इंडियन सिटीजन है, भले इंडियन सिटीजन है, कई बार इंडियन सिटीजन बाहर रहते हैं, कई बार इंडिया में भी रहते हैं, थोड़े साल के कुछ पार्ट 1-2 महीने 3 महीने बाहर निकाल लेते हैं, 7-8 महीने इंडिया में निकाल लेते हैं। पता पड़ा? यस सर। सो नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। सर 1-2 महीने इंडिया में निकाल ले, बाहर निकाल ले, तो वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, लेकिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हुए हो, कम से कम मिनिमम 120 डेज तो इंडिया में होने चाहिए। ये 4 रिक्वायरमेंट, एक्चुअल में रिक्वायरमेंट तो 3 ही है, 1, 2 और 3। तीसरी तो उन्होंने बता दिया, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया अदरवाइज। तो सर दे शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, यानी कि सोल मेंबर बन सकते हैं, वो ओपीसी खोल सकते हैं। एंड दे शैल बी एलिजिबल टू बिकम अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है नॉमिनी, या फिर ये क्वालिफिकेशन है ओपीसी या सोल मेंबर होने की। ठीक है भाई, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? ओपीसी के बारे में इतनी सारी बातें बता दी आपको। ठीक है, तो चलो, एक बात ये हो गई। नेक्स्ट सर, ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी के तौर पे न तो फॉर्म करी जा सकती है और न ही बाद में कन्वर्ट करी जा सकती है। बनने के बाद में सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? जो कि सर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए खोली जाती है। चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो खोली जाती है, ओपीसी का फॉर्मेशन कभी भी चैरिटी के लिए न तो किया जा सकता है, न ही उसको बाद में चैरिटेबल पर्पस के लिए कन्वर्ट किया जा। ठीक है, सीधी सी बात है, धंधा करने के लिए फॉर्मेट है ये। चैरिटी करनी है तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बनाओ, या फिर एनजीओ बनाओ, या ट्रस्ट बनाओ, सोसाइटी बनाओ, जो बनाना है बनाओ, ओपीसी मत बनाओ। ठीक है। नेक्स्ट, ओपीसी जो होती है सर, उसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो। मेन क्या है, आप बैंक तो वैसे भी नहीं हो। आपने क्या एनबीएफसी के नाम सुने हैं कभी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे मुथूट फाइनेंस, ऐसे कुछ नाम सुने हैं आपने? वो क्या करते हैं, सोना आपका रखते हैं और आपको उसके बदले में लोन दे रहे हैं, तो कुछ ना कोई इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यस सर कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हैं ना? यस सर। तो ओपीसी का फॉर्मेशन कभी भी इस वाली एक्टिविटी के लिए नहीं हो सकता। एक तो सेक्शन 8 चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं हो सकता, दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या फिर किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं हो सकता। यानी कि मैंने ओपीसी इसलिए बनाई कि मैं दूसरी जो कंपनीज हैं या बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, उनके शेयर्स में, उनके डिबेंचर्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूं, नहीं। इन 2 पर्पसेस के लिए 3 पर्पसेस आ गए सेक्शन 8। ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के लिए, या फिर इन्वेस्टिंग इनटू द सिक्योरिटीज ऑफ अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, इनके लिए नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी करो आप यार, कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है करो, कोई सर्विस एक्टिविटी करनी है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ओपीसी बना के कॉर्पोरेट फॉर्म का फायदा ले सकते हो, जो कि 2013 से पहले आपको अवेलेबल नहीं था। क्या मोटा मोटा आपको ये बात समझ में आ गई? ओपीसी के बारे में सारी बातें समझ में आ गई? यस सर। कुछ एक बातें और हैं जो अपन पढ़ के कल पढ़ने के साथ में ही फिनिश कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कल। सर एक डाउट। हाँ बोलो अंशुल फर्नांडिस। सर वो आपने बोला कि वो अगर वो जो बंदा है वो नॉमिनी है तो उसको कोई एक कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, पर सर अगर ऐसे नहीं हो सकता कि मल्टीपल नॉमिनी रख सकते हैं लाइक प्रेफरेंस के बेसिस पे? ये मल्टीपल नॉमिनेशन का जो आया ना, वो भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में आया है, कंपनीज में आया है या नहीं। तूने खाता खोला हुआ है ना कोई बैंक में,
आज से पहले तक एक ही नॉमिनी होता था, अब अभी से मल्टीपल नॉमिनीज, 4 नॉमिनीज तक मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है अलाउ कर दिया गया है इनटू द बैंक खाते में, और सबको कराना चाहिए अपडेट, ठीक है। सर अभी तक ओबीसी में मतलब इस बारे में कोई अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट में इस बारे में कुछ सुनने में नहीं आया है। करना चाहिए, अच्छा वेलकम स्टेप होगा, नहीं तो एक बेचारा कैसे फिर, है ना, आदमी मैनेज करेगा। दक्ष अग्रवाल बोल भाई। सर मुझे वापस से ना उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है। वन इंडियन रेसिडेंट और अदरवाइज। सर अदरवाइज का मतलब फॉरेन तो नहीं है ना, फॉरेन सिटीजन? वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, रेजिडेंट बात अलग है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग है और सिटीजनशिप अलग है, दोनों को आपस में मिलाना मत। मैं भारत का नागरिक हूं और मैं भारत में रहता हूं, ये दोनों अलग अलग बातें। मैं अमेरिका में रह के भी तो भारत का नागरिक हो सकता हूं। बात समझ में आई? पासपोर्ट कहाँ का है तेरा? इंडिया का है ना? तो ये अलग बात हो गई और ये अलग हो गई ना। गॉट माई पॉइंट? यस। रिक्वायरमेंट क्या है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन तू भारत में रहा है। बात समझ में आ गई? दोनों को कंफ्यूज मत करना आपस में। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल